कॉफी कहाँ है? मैं पूछता हूं। मेरी नजर टेबल पर इधर उधर घूमती है। डेलालियो अपना कांटा गिरा देता है। चांदी का वो बर्तन प्लेट से टकराता है। वो ऊपर देखता है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई हैं। सर, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूं, मैं उसे बताता हूं, अपने बाएं हाथ से टोस्ट पर बटर लगाने की कोशिश करते हुए। मैं उसकी तरफ एक नजर डालता हूं। तुम हमेशा अपनी कॉफी की बातें करते रहते हो, है ना? मैंने सोचा मैं भी। डेलालियो बिना कुछ कहे टेबल से कूदकर खड़ा हो जाता है। दरवाजे से बाहर दौड़ जाता है। मैं चुपचाप अपनी प्लेट में हंसता हूं। डेलालियो खुद ही चाय और कॉफी की ट्रे लेकर लौटता है और उसे मेरी कुर्सी के पास रखता है। जब वो गहरे रंग का तरल एक कप में डालता है, उसका हाथ कांप रहा होता है। फिर वो कप को सॉसर पर रखता है, टेबल पर सेट करता है और मेरी ओर सरकाता है। मैं तब तक इंतजार करता हूं जब तक वो फिर से अपनी सीट पर बैठ नहीं जाता। फिर मैं एक सिप लेता हूं। ये एक अजीब बेहिसाब कड़वा स्वाद है, बिल्कुल वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। मैं उसकी तरफ देखता हूं, यह जानकर हैरान होता हूं कि डेलालियो जैसा आदमी अपने दिन की शुरुआत इतनी तेज, बेस्वाद और तीखी चीज से करता है। मुझे लगता है कि अब मैं उसके लिए और भी ज्यादा इज्जत महसूस करता हूं। ये इतना बुरा भी नहीं है, मैं उसे बताता हूं। उसका चेहरा एक इतनी बड़ी, इतनी पवित्र सी मुस्कान में खिल उठता है कि मुझे एक पल को शक होता है कि शायद उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। वो लगभग चमकते हुए कहता है, मैं इसमें क्रीम और शुगर डालता हूं सर। उसका स्वाद इससे कहीं बेहतर हो जाता है। शुगर। मैं अपना कप नीचे रखता हूं, अपने होंठ दबाता हूं, मुस्कान को रोकने की कोशिश करता हूं। तुम इसमें शुगर डालते हो? बिल्कुल, मुझे पता ही था। यह तो और भी ज्यादा समझ में आता है। क्या आपको चाहिए सर? मैं अपना हाथ ऊपर उठाता हूं, सिर हिलाकर मना करता हूं। सेनाओं को वापस बुलाओ लेफ्टिनेंट। हम दिन में चलने वाले मिशनों को रोक रहे हैं और इसकी जगह कर्फ्यू के बाद रात में ऑपरेशन शुरू करेंगे। तुम बेस पर ही रहोगे? मैं उसे बताता हूं, जहां सुप्रीम अपने आदमियों के जरिए आदेश देगा और जो भी जरूरत हो उसे पूरा करोगे। मिशन मैं खुद लीड करूंगा। मैं रुकता हूं, उसकी आंखों में देखता हूं। जो कुछ हुआ है उस पर अब और कोई चर्चा नहीं होगी, ना ही कोई गवाह रहेगा, ना कोई अफवाह। तुम समझे? जी सर, वो कहता है, अपनी कॉफी को पूरी तरह भूल चुका है। मैं अभी आदेश जारी करता हूं। अच्छा। वो खड़ा हो जाता है। मैं सिर हिलाकर इशारा करता हूं। वो चला जाता है। उसके जाने के बाद पहली बार मुझे सच में उम्मीद महसूस होती है। जब से वो गई है, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अब इस नई जानकारी के साथ एक पूरी सेना बनाम कुछ बेखबर विद्रोही, ऐसा लगता है जैसे असंभव है कि हम हार जाएं। मैं गहरी सांस लेता हूं, कॉफी का एक और सिप लेता हूं। मुझे हैरानी होती है कि इस कड़वे स्वाद में मुझे अब कितनी पसंद आने लगी है। जब मैं अपने कमरे में वापस आता हूं, वो मेरा इंतजार कर रहा होता है। आदेश जारी कर दिए गए हैं। मैं उसे देखे बिना कहता हूं, हम आज रात मोबिलाइज होंगे। मैं झिझकता हूं। तो अगर तुम इजाजत दो तो मुझे और भी कई जरूरी काम निपटाने हैं। कैसा लगता है? वो पूछता है। इतना अपंग हो जाना? उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। तुम खुद को आईने में कैसे देख पाते हो, ये जानते हुए कि तुम्हें तुम्हारे अपने ही मातहतों ने अपंग बना दिया? मैं अपने ऑफिस के जुड़े हुए दरवाजे के बाहर रुक जाता हूं। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें उस लड़की में इतनी दिलचस्पी क्यों है? वो कहता है। मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी तन जाती है। वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट से कहीं ज्यादा है ना? वो कहता है। मैं धीरे धीरे मुड़ता हूं। वो मेरे कमरे के बीचों बीच खड़ा है, हाथ अपनी जेबों में डाले हुए, ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे उसे मुझसे घिन आ रही हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? खुद को देखो, वो कहता है। मैंने उसका नाम तक नहीं लिया और तुम बिखर गए। वो अपना सिर हिलाता है, अब भी मुझे गौर से देखता रहता है। तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। तुम्हारा इकलौता काम करने वाला हाथ मुट्ठी में जकड़ा हुआ है। तुम बहुत तेज सांस ले रहे हो और तुम्हारा पूरा शरीर तनाव में है। एक पल रुकता है। तुमने खुद को ही धोखा दे दिया है बेटे। तुम सोचते हो कि तुम बहुत चालाक हो, वो कहता है, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हें ये सब दांव पेंच सिखाने वाला मैं ही था। एक ही पल में मेरे पूरे जिस्म में गर्मी और ठंडक दौड़ जाती है। मैं अपनी मुट्ठी खोलने की कोशिश करता हूं लेकिन नहीं खोल पाता। मैं उसे कहना चाहता हूं कि वो गलत है, लेकिन अचानक मुझे कमजोरी महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है काश मैंने नाश्ते में थोड़ा और खा लिया होता। फिर सोचता हूं काश कुछ भी न खाया होता। मुझे काम करना है, मैं जैसे तैसे कह पाता हूं।
मुझे बस ये बताओ, वो कहता है। क्या तुम तब भी परवाह नहीं करोगे अगर वो बाकी सबके साथ मर जाए? क्या? ये घबराया हुआ, कांपता हुआ शब्द मेरे होठों से बहुत जल्दी निकल जाता है। मेरे पिता अपनी नजरें झुका लेते हैं, अपने हाथों को खोलते और बंद करते हैं। तुमने मुझे बहुत से तरीकों से निराश किया है, वो कहते हैं। उनकी आवाज डिसेप्टिवली नरम होती है। कृपया इसे एक और वजह मत बनने दो। एक पल के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपने शरीर से बाहर हूं, जैसे मैं खुद को उनके नजरिए से देख रहा हूं। मैं अपना चेहरा देखता हूं, अपनी घायल बांह, ये टांगे जो अचानक इतनी कमजोर लगने लगती हैं कि मेरे शरीर का वजन भी नहीं संभाल पा रही हैं। मेरे चेहरे पर दरारें पड़ने लगती हैं जो मेरी बाहों से होते हुए मेरे धड़ और पैरों तक फैल जाती हैं। मैं सोचता हूं शायद बिखरना ऐसा ही महसूस होता होगा। मुझे तब तक एहसास नहीं होता कि उन्होंने मेरा नाम पुकारा है, जब तक वो उसे 2 बार और नहीं दोहराते। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं पूछता हूं। यह सुनकर हैरानी होती है कि मेरी आवाज कितनी शांत सुनाई दे रही है। तुम बिना इजाजत मेरे कमरे में चले आए, यहां खड़े होकर मुझ पर उन चीजों का इल्जाम लगा रहे हो जिन्हें समझने का मेरे पास वक्त तक नहीं है। मैं तुम्हारे नियमों का पालन कर रहा हूं, तुम्हारे आदेशों का। हम आज रात निकलेंगे, हम उनके छुपने की जगह ढूंढ लेंगे। तुम जैसा चाहो वैसा उनका खात्मा कर सकते हो। और तुम्हारी वो लड़की, वो कहते हैं अपना सिर एक तरफ झुकाकर, तुम्हारी जूलियट, उसका नाम सुनकर मैं जैसे सिहर उठता हूं। मेरी धड़कन इतनी तेज हो रही है जैसे वो कोई फुसफुसाहट हो। अगर मैं उसकी खोपड़ी में 3 गोलियां मार दूं, वो कहते हैं, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? वो मुझे घूरते हैं, मुझे देखते हैं। निराश होगे क्योंकि तुमने अपनी पालतू प्रोजेक्ट खो दी, या तबाह हो जाओगे क्योंकि तुमने वो लड़की खो दी जिससे तुम प्यार करते हो। समय जैसे धीमा पड़ जाता है। सब कुछ मेरे चारों ओर पिघलता सा महसूस होता है। ये एक नुकसान होगा, मैं कहता हूं, उस कंपन को नजरअंदाज करते हुए जो मेरे अंदर गहराई में उठ रहा है और मुझे गिरा देने की धमकी दे रहा है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत वक्त और मेहनत लगाई है। वो मुस्कुराते हैं। ये जानकर अच्छा लगा कि तुम भी इसे ऐसे ही देखते हो, वो कहते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट्स तो आखिरकार आसानी से बदले जा सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हम तुम्हारे वक्त का कोई और बेहतर, ज्यादा व्यावहारिक उपयोग ढूंढ लेंगे। मैं इतनी धीमी गति से अपनी पलकों को झपकाता हूं जैसे वक्त ही थम गया हो। मेरे सीने का एक हिस्सा ऐसा महसूस करता है जैसे वो अंदर से धंस गया हो। बिल्कुल, मैं खुद को कहते हुए सुनता हूं, मुझे पता था तुम समझ जाओगे। वो जाते जाते मेरे घायल कंधे पर एक थपकी देते हैं। मेरे घुटने लगभग जवाब दे जाते हैं। अच्छी कोशिश थी बेटे, लेकिन वो हमें बहुत ज्यादा वक्त और संसाधन खर्च करा चुकी है, और उसने खुद को पूरी तरह से बेकार साबित कर दिया है। इस तरह हम एक ही बार में बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे। हम उसे बस कोलैटरल डैमेज मान लेंगे। वो मुझे आखिरी बार मुस्कुराकर देखते हैं, फिर मेरे पास से गुजरकर कमरे से बाहर चले जाते हैं। मैं दीवार से टिक जाता हूं और फर्श पर ढह जाता हूं।